नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के कहने पर मैं फिर से जो है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दिखाएगा, अधिक से लोगों को शेयर जरूर करेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो जो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। देखिए, हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास का शोध चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट पढ़ लिया है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है दोस्तों वैदिक सभ्यता चैप्टर नंबर 4 हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है। ठीक है ना, तो वैदिक सभ्यता आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये टोटल हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़कर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो है यहाँ तक देखिए ये सारे सभी हमने जो है पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है। अब जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी तैयारी के किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जीके जीएस जरूर पूछा जाता है दोस्तों, तो जरूर उसमें जो है आएगा। ठीक है ना, तो हमको जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करना है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति, सिंधु सभ्यता के बाद दोस्तों मैं दुकान में बैठा हूँ, अपने दुकान में बैठा हूँ, तो बाहर जो है सड़क है, तो थोड़ा गाड़ी उड़ा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, इसीलिए इस काल को हम जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया दोस्तों। 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है ना, पहला है ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम कौन पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आर्यों का आगमन जो है वो 1500 ईसा पूर्व के पहले का ही है। ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व के पहले का है आर्यों का आगमन। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। कहाँ बस गए थे? सप्त सैंधव में बस गए थे। ठीक है ना, सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। तो सप्त सैंधव दोस्तों वो वहीं पड़ता है, कहाँ पर? पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया बताया है। मध्य एशिया में जो स्थान है यानी कि बैक्ट्रिया नामक स्थान है। ठीक है ना, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया यानी कि बैक्ट्रिया बताया है। ठीक है ना, और जो दयानंद सरस्वती थे दोस्तों, उन्होंने तिब्बत बताया है कि आर्य जो है तिब्बत में निवास करते थे। ठीक है, और गाइंस और मैकडर्निल ने जो है दक्षिणी यूरोप बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। उन्होंने बताया, गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव में आर्य रहते थे, सबसे पहले जो है बसे थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है कि देखिए, आर्य जो है, आर्य शब्द का अर्थ पूछता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ यानी कि कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य थे वैदिक सभ्यता के। ठीक है ना, इसीलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को कभी कभी क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि वैदिक सभ्यता को और कौन सा सभ्यता कहते हैं, तो उसको हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण थी। सॉरी नहीं थी, ग्रामीण थी। वैदिक जो वेद लोग थे, मतलब जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, वह ग्रामीण थे। ठीक है ना, देखिए, आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः जो है पशुचारण का था। क्या था? पशुपालन लोग करते थे। ठीक है ना, और कृषि उनका गौर धंधा था, यानी कि मुख्य धंधा था कृषि। क्या था? कृषि। पूछ सकता है कि बताइए कि आर्यों का जो है प्रारंभिक यानी जो उनका धंधा था पहला कौन सा था दोस्तों? गौड़ यानी कि मुख्य होता है। ठीक है, तो उनका कृषि था। ठीक है, आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। अब जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है ना, ज़्यादा। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? वेदों से। वेद हमारे 4 वेद है। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी थी जो कि आर्यों के लिए महत्वपूर्ण थी? सिंधु नदी। ठीक है, तो सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी को कहते थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया। याद रखिएगा, किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती को। आपको जो है भुलवाने के लिए वो सिंधु दे देगा, लेकिन आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है ना, सरस्वती को जो है नदीतमा कहा गया है। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का समाज था ना, वो कबीले के रूप में रहता था। जानते हो उसको कबीला क्या होता है ना? आप लोग पीछे देखते होंगे तो उसमें कबीले लोग होते हैं ना, वैसे ही रहते थे लोग, आर्य लोग। ठीक है ना, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है।
ठीक है ना। ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की जो नदी है उनका भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवना, मुजवना हिमालय, मुजवना का ही नाम है हिमालय, बहुत कम लोग जानते होंगे मुजवना, ठीक है ना। मुजवंत है ना, मुजवंत सॉरी मुजवंत है, तो हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा सरयू नदी का उल्लेख जो है एक बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार लिया गया, 3 बार मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कुछ प्राचीन नाम है नदियों के और आधुनिक नाम है, तो हम आधुनिक नाम से प्राचीन नाम देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आधुनिक नाम जानते हैं, सुने हैं, इस बार प्राचीन नाम हमको लोगों को याद करना है। देखिए जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी है, उसका जो प्राचीन नाम था बिपाशा नदी का था, ब्यास से बिपाशा। देखिए ये भी व से शुरू है, ये भी व से है, तो ब्यास बिपाशा। सतलज नदी, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, सतुद्री, स से सतलज, स से सतुद्री, ठीक है ना। चिनाब, चिनाब का जो प्राचीन नाम था अस्किनी, यानी पहले उसका नाम अस्किनी था, बाद में चिनाब पड़ गया, ठीक है। सिंध नदी, इसका जो है सिंधु नदी पहले था, अब उसको सिंध नदी कहते हैं, अभी भी सिंधु ही अधिकतर लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये गंडक नदी, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, सदा नीरा था, सदा नीरा। काबुल नदी, काबुल नदी का जो प्राचीन नाम क्या था, कुंभा, क से काबुल और क से कुंभा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो आधुनिक नाम है झेलम, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। रावी, रावी का पुरुषड़ी और इरावती दोनों था प्राचीन नाम। स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या था, सुवस्तु और सुवास्तु। कुर्रम का प्राचीन नाम क्या था, कुंभ था, ठीक है ना, कुंभ याद रखिएगा। और घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम दृष्टद्योति या सरस्वती, ये भी याद रखिएगा। ऐसे पूछता है कि सरस्वती का बताइए आधुनिक नाम, या दृष्टद्योति का आधुनिक नाम क्या हो गया, घग्गर। गोमल का प्राचीन नाम क्या था, गोमती या फुलहर, गोमती या फुलहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। यानी कि अगर पूछेंगे लोग कि आर्य समाज या जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, तो वो पितृसत्तात्मक थी, यानी कि पिता को जो है परिवार का मुखिया माना जाता था, ठीक है ना। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। याद रखिएगा 5 कबीले, 5 कबीले, इसीलिए उनको जो है पचजन्य कहा गया। ये अनु, देखिए कौन कौन से कबीले थे, अनु, ठीक है ना, अनु, द्रुहय, पुरु, तुर्वस और वधु, ठीक है। तो ये 5 कबीले थे। देखिए ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है। जो ग्राम है ना, ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। तो जो ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, ग्रामणी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को 2x कर लीजिएगा या 1.5x कर लीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए विष को, जो विष है ना, वो कई गाँवों का समूह होता था। विष को यानी कि कई गाँव के समूह को मिलाकर विष कहते थे। इसका प्रधान, उस जो विष का प्रधान होता था उसको हम क्या कहते थे, विषपति कहते थे, ठीक है। जो जन है वो अनेक विषों का समूह, यानी कि अगर कई सारे हम विषयों को जोड़ेंगे तो जन कहेंगे उसको। उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। कौन सा, राष्ट्र, ठीक है ना। राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपति यानी कि गायों या मवेशियों का स्वामी कहा जाता था, क्योंकि उस समय लोग जो है ना बहुत सारे गाय मवेशी जो है पालते थे, बहुत सारे मतलब जानवर जो है वो पालते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो उन सभी का मालिक को हम क्या कहते थे, उन सभी के मालिक को हम कहते थे क्या, हम जो है गोप या गोपति कहते थे, ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि गोप या गोपति का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे, गायों या मवेशियों का स्वामी। ऋग्वेद में सेनानी यानी कि सेनापति, सेनापति को उस समय क्या कहते थे, सेनानी कहते थे। क्या कहते थे, सेनानी, ठीक है ना। पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे। याद रखिए जो पुरोहित थे ना वो शासकीय पदाधिकारी थे, ठीक है, जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। याद रखिएगा आर्य समाज या वैदिक सभ्यता में जो है, आर्य मतलब वैदिक सभ्यता या आर्य समाज में, आर्य सभ्यता में कितने मंत्री होते थे, तो 12 मंत्री होते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, रतनी कहा जाता था। कि जिन्हें हम क्या कहते थे, रतनी, मंत्रियों को क्या कहते थे, रतनी कहते थे। जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे, जिसमें सूत, रथकार और करमार क्या थे,
पदाधिकारी थे। ठीक है ना। पूरब दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। ठीक है दोस्तों। देखिए, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। याद रखिएगा, पूछेगा कि गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहते थे? वाजपति कहते थे, और परिवार के मुखिया को हम कुलप कहते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते समय अगर बीच में ऐड आ रहा है, ठीक है ना, तो पूरा जरूर देखिएगा उसको, उस बाद में स्किप कर दिएगा। ठीक है ना, पूरा मतलब देख लीजिएगा उसको। ठीक है ना, उसी से दोस्तों थोड़ा सा बनता है। ठीक है ना, आप जान समझ सकते हैं आप। देखिए, दूत जो है समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। दूत आप जानते होंगे दोस्तों, पिक्चर जो देखते होंगे तो दूत क्या होता है सब आप जानते होंगे। ठीक है ना। और विदत क्या होता था? विदत जो है सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। दोस्तों, विदत क्या थी? धन का बंटवारा करती थी, एक प्राचीन संस्था थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। याद रखिएगा, जो सभा था ना, सभा वो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का ऋग्वेद में कितने बार? 8 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, ठीक है ना। किसका? देखिए, समिति जो है यह जनप्रतिनिधियों का समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। ठीक है ना। किसके? समिति के सभापति को क्या कहते थे? ईशान। याद रखिएगा, समिति के सभापति को ईशान का। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई इसमें। ठीक है ना, तो याद आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। याद रखिएगा, वैदिक कालीन न्यायाधीशों यानी जो उसमें न्यायाधीश थे ना, यानी कि जो जज थे, जज, उनको प्रश्न विनायक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ जो युद्ध है वो जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर रहेंगे वही जो है राजा रहेगा। ठीक है ना, तो उसी लिए लोग लड़ते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि अगर कोई युद्ध लड़ेगा, युद्ध जीतेगा, तो उसको बहुत सारे गाय मिलेंगे। ठीक है ना, गाय। ऋग्वेद आजकल तो जानते हो आप लोग, पूरा पावर के लिए लोग लड़ाई कर लड़ते हैं। अमेरिका जो है देखते हैं सबको लड़ाता है और राज करता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। किस मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। यानी कि सुदास के बीच में और 10 जनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे, जिसमें कौन जीता था? सुदास जीत गया था। आर्य जो है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो है आर्य समाज क्या था? पितृसत्तात्मक सभ्यता था। ठीक है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन से 4 आश्रम थे दोस्तों? ब्रह्मचर्य था पहला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मानव जीवन दोस्तों, मतलब पहले लोग जो है ना 100 साल लोग मतलब मिनिमम जीते थे। ठीक है ना, तो उसमें जो है मानव जीवन लोग 100 साल मानते थे कि 100 साल जो है उसी को 100 साल मानते हुए प्रत्येक 25-25 वर्षों में बांट देते। जो ब्रह्मचर्य था ये 25 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे लोग, यानी कि इस समय कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य रहेंगे, यानी कि मतलब शिक्षा चलेंगे इसी में दोस्तों। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 25 साल तक। फिर 25 साल तक जो है गृहस्थ, यानी कि अपने घर गृहस्थी चलाएंगे, शादी विवाह करेंगे, लड़का बच्चा पैदा करेंगे। ठीक है ना, तो गृहस्थ में रहेंगे 25 साल, अगले 25 साल। ठीक ना, और फिर जो अगला 25 साल है वो वानप्रस्थ रहेंगे। वानप्रस्थ यानी कि इसमें जो है मतलब सब गृहस्थ छोड़ देंगे, जंगल वंगल में रहेंगे दोस्तों, जंगल में घूमेंगे, भिक्षा मांगेंगे, खाएंगे, ऐसा करेंगे। संन्यास मतलब संन्यास, सब लोग सब छोड़ छाड़ के मतलब जंगल में रहेंगे। ऐसे मत शिक्षा उच्छा जो वानप्रस्थ में मतलब ना लोगों को शिक्षा देंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे लोग उसमें। ठीक ना, वानप्रस्थ में सब संन्यास कर ग्रहण कर लेंगे लोग, मतलब आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो देखिए यहाँ से ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। यानी 25 साल में आप जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है ना, अपना शरीर विकास करना है, अध्ययन करना है, व्यक्तित्व जो है विकास करना है, उसको समर्पित रहेगा। दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम दोस्तों, वो जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। ठीक है ना। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम दोस्तों, ये
सांसारिक सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा जो संन्यास है दोस्तों, वो आश्रम मतलब संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ठीक ना, तो इसी 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी कैसा था, वो कर्म आधारित थी, यानी कि आप जिस कुल में पैदा होंगे, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे आप ब्राह्मण वाला काम करेंगे, और क्षत्रिय में काम मतलब पैदा होंगे तो क्षत्रिय वाला काम करेंगे, यानी कर्म आधारित था दोस्तों। ठीक है ना, देखिए ये कौन कौन सा कर्म था, जैसे ब्राह्मण था, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यानी कि आप जिस कुल में पैदा हो गए, अब ब्राह्मण में पैदा होंगे तो ब्राह्मण वाला कार्य करेंगे, क्षत्रिय में हो गए तो आप क्षत्रिय वाला त्रिशूल मतलब जो है युद्ध वाला काम करेंगे, वैश्य में वैश्य वाला और शूद्र में शूद्र वाला। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है ना, हालांकि दोस्तों जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया, 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो ये 4 लक्ष्य थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था, यानी कि लोग रक्षा कौन करेगा, लोगों की रक्षा और न्याय का प्रशासन कौन करेगा, क्षत्रिय लोग करेंगे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ठीक ना, विधवा विवाह भी होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। देखिए कितना अच्छा था उस समय दोस्तों वैदिक सभ्यता, आप देख सकते हैं दोस्तों, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह भी होता था दोस्तों, और बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, सती प्रथा भी, ये सब नहीं थी दोस्तों। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी कि जो अपने मन से दोस्तों, मान लीजिए कोई मान लिया कि मैं विवाह नहीं करूँगी, ठीक है ना, तो विवाह नहीं करते तो दोस्तों विद्या अध्ययन करेगी दोस्तों, तो उनको क्या कहते थे हम उस समय, अमाजू। ठीक है, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहते थे, वहतु कहा जाता था, इसमें क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। तो विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। ठीक है ना, देखिए दोस्तों ऋग्वेद में जो है घोषा, बहुत मतलब विदुषी महिलाएं भी हुई हैं। देखिए ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता और लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी, यानी कि देखिए आदि विदुषी महिलाएं थी, मतलब घोषा, अपाला, सिकता, लोपामुद्रा ये विदुषी महिलाएं थीं, और विस्फला जो है एक योद्धा महिला थी, विस्फला महिला दोस्तों वो भी थी, वो एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला, यानी कि जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। इसमें जो लोग भी पढ़ाते हैं तो पैसों के लिए मतलब पढ़ाते भी हैं, बहुत लोग मतलब अच्छे काम को लिए भी पढ़ाते हैं, जो लोग पैसे के लिए पढ़ाते हैं उनको हम उपाध्याय कहते हैं ना। तो आर्य मूलतः जो है शाकाहारी थे दोस्तों, और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, अधो वस्त्र यानी कि आधा पहने रहेंगे आधा नहीं पहने रहेंगे, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था, क्या कहते थे, नीवी। ठीक है, गाय को अघन्य यानी कि न मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इनका प्रिय पशु दोस्तों गाय व घोड़ा थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे, यानी दोस्तों पैसा वैसा उसमें नहीं चलता था, उसमें वस्तु, एक वस्तु लो दूसरा वस्तु दो, ऐसा होता था। ठीक है, और मुद्रा प्रणाली नहीं थी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। व्यापार के लिए दोस्तों बाहर जाने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाता था, यानी कि अगर मतलब आपको व्यापार करना है तब बाहर कहीं जाएंगे तब उसको हम क्या कहते थे, पड़ी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। याद देखिए दोस्तों, जो लोहा था ना, जो इस समय बहुत यूज होता है, तो उसकी खोज जो है आर्यों के द्वारा की गई थी। ठीक ना, देखिए दोस्तों, तो लोहा को क्या कहते थे उस समय, जिसे हम श्याम अयस कहा जाता था, जिसे लोहा को श्याम अयस कहते थे। आर्य जो है प्राकृतिक बहुदेववाद, एकादशी देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा था। ठीक है ना, देखिए पहला है क्रम, प्रधान,
देखिए मतलब कुल के प्रधान को हम क्या कहते थे, कुलपा। विष के प्रधान को विषपति कहते थे। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। और जन के प्रधान को जो है गोप या राजा कहते थे। तो इम्पोर्टेंट है, कुल के प्रधान को कुलपा या कुलपति भी कह सकते हैं, विष के विषपति, ग्राम का ग्रामणी और जन के प्रधान को गोप या राजा कहते थे। ठीक है, तो कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता भी थे। ठीक है, तो कौन कौन से देवता थे, उनका नाम और कौन किससे वो संबंधित थे। देखिए जो मरुत जो है, मरुत को तूफान का देवता कहते थे। ठीक है, मरुत को। सोम देवता जो है वो वनस्पति के देवता थे। उषा जो थे, उषा वो प्रगति, भोर और उत्थान की देवी थी। देव आकाश का देवता कहते थे। वरुण को जल का देवता कहते थे। ठीक है ना, जो वरुण थे वो जल के देवता थे। पूषण कहें, पूषण या रुद्र ये पशुओं का देवता थे। इंद्र का संबंध जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता। अग्नि ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। ठीक है, आश्विन देवता विपत्तियों को हरने वाले देवता कहते थे, आश्विन। और विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहते थे। इनका संबंध था विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से। ठीक है दोस्तों, तो हमने वैदिक काल तो पढ़ लिया। अब उसके बाद हमको पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व से मतलब शुरू होता है, 1000 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना, आगे बाद देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, 1500 से 600, ये 1500 से 1000 आएगा, तभी तो ये 1000 से ये 600 तक रहेगा ना। ये वाला कहाँ गया, यहाँ से 1000 से 600। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो था पूरा हमने पढ़ लिया अब। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम उत्तर वैदिक सभ्यता अब हमको पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद हम महाजनपद वाला पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसे अगर मतलब और आगे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट इसका एपिसोड चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मतलब लोगों को शेयर करिएगा, प्यार दिखाइएगा अपने इस वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।